हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझने वाले हैं विश्व भूगोल के अंतर्गत चट्टानों के वर्गीकरण को। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो चट्टानें होती हैं इनसे बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं और इनके निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार की होती है और इन चट्टानों के उदाहरण जो होते हैं उनसे प्रश्न बन जाते हैं। तो इन चट्टानों का जो वर्गीकरण है उसी को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो चट्टान का निर्माण प्रक्रिया है वो किस प्रकार से इनका निर्माण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो चट्टान बनती हैं वो सबसे पहले क्या होता है कि जो ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी के उद्गार से जो धरती के अंदर से मैग्मा या लावा जिसको कहा जाता है वो बाहर निकलता है और उसके बाद से वो इस ज़मीन पर फैलने लग जाता है और फैलने के बाद धीरे धीरे वो ठंडा होना शुरू हो जाता है और ठंडा होने के बाद ही उन्हीं से चट्टानों का निर्माण होता है। तो इन जो ज्वालामुखी के उद्गार से होने वाले इन चट्टानों के निर्माण से हमको 3 तरह की चट्टानों का निर्माण देखने को मिलता है। तो इन्हीं को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये चार्ट हमने एक बनाया है, इस चार्ट के माध्यम से हम इन चट्टानों को समझने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा चट्टानों का वर्गीकरण। तो चट्टानों का वर्गीकरण क्या है? तो इसमें 3 प्रकार के चट्टानें हमको देखने को मिलती है। एक होती है आग्नेय चट्टानें, दूसरी होती है अवसादी चट्टानें और तीसरी होती है रूपांतरित चट्टानें। तो 3 प्रकार की चट्टानों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं और इनके उदाहरण को भी समझेंगे और कौन कौन सी चट्टानें हैं और कौन से चट्टानों से हमको प्रश्न देखने को मिलते हैं, इनको भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आग्नेय चट्टानें होती है ये क्या होती है, किसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है या आग्नेय चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो इसको हम पहले समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो आग्नेय चट्टानें हैं इनकी निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है कि ज्वालामुखी के लावे से आग्नेय शैलों का क्या होता है, निर्माण होता है। अब जैसे कोई ज्वालामुखी है, अगर वो फट जाता है, फटने के बाद उसमें से जो लावा बाहर निकल के आता है, जो मैग्मा बाहर निकल के आता है, वो क्या हो जाता है कि जमीन पर फैल जाता है और धीरे धीरे वो ठंडा होना शुरू होता है और उन्हीं जो लावा से जब ठंडा होकर वो क्या हो जाता है कि वही चट्टानें क्या बन जाती है, बाद में आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। यानी इस लावा के निर्माण से ही क्या बनता है हमारा, तो ये प्राथमिक चट्टानें बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, आग्नेय शैल कहते हैं या आग्नेय चट्टान कहते हैं। और इन चट्टानों को क्या कहते हैं, प्राथमिक शैल भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? प्राथमिक शैल भी इनको कहा जाता है। तो इन चट्टानों का निर्माण एक तो ज्वालामुखी के उद्गार से जो निकलने वाला लावा है उससे होता है और ये प्राथमिक शैल होती है क्योंकि जब लावा बाहर निकलता है तो प्रथम जो चट्टानें बनती हैं वो ये आग्नेय चट्टानें ही उससे बनती हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक शैल कहते हैं। अब आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि प्राथमिक शैल कौन सी होती है। उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, एक ऑप्शन कुछ और दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आग्नेय चट्टान होती है वो हमारी क्या होती है, प्राथमिक शैल के अंतर्गत इनको रखा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली ज्वालामुखी के लावा से इनका निर्माण होता है। आगे जो इसमें कि इसकी एक विशेषता होती है इन आग्नेय शैलों की, इस विशेषता से हमको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आग्नेय शैलों में क्या होता है कि जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि जब ये बाहर निकलता है, धरती से बाहर निकलता है तो इतना गर्म होता है कि इसमें जो भी जीवाश्म वगैरह जो भी इसके उसमें आएंगे वो जलकर खाक हो जाते हैं। तो जिस कारण से हमको क्या मिलता है, इसमें जीवाश्म की उपस्थिति नहीं मिलती है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आग्नेय शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो जीवाश्म रहित ये शैलें होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो अब इनके उदाहरण कुछ हैं जो उदाहरण से हमको प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें आपको उदाहरण दे देगा या आपको यहाँ से कुछ नाम इनके मिल जाएंगे, कुछ इस अवसादी चट्टानों के मिल जाएंगे, कुछ यहाँ से रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी आग्नेय चट्टान है। तो आपको इनके एग्जाम्पलों को ध्यान में रखना है। जैसे कि पहला इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। तो सबसे पहले जो ग्रेनाइट सेल होती है वो कौन सी सेल होती है, वो होती है हमारी आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान के अंतर्गत सबसे पहले आता है हमारा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के बाद से आता है बेसाल्ट, फिर आती है हमारी पेग्माटाइट, पेग्माटाइट के बाद आता है डायोराइट, डायोराइट के बाद आता है पिच स्टोन और पिच स्टोन के बाद आती है ग्रेवो और फिर आती है प्यूमिस। तो ये सारी ही चट्टानें क्या है, हमारी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। तो आपको एक तो इनका नाम याद रखना है कि ग्रेनाइट क्या होती है, आग्नेय शैल होती है। इसके अलावा बेसाल्ट क्या होती है, आग्नेय शैल होती है। इसके अलावा पेग्माटाइट जो होती है आग्नेय शैल होती है। डायोराइट क्या होती है, हमारी आग्नेय शैल होती है। और इसके अलावा पिच स्टोन क्या होती है, हमारे आग्नेय शैल है। और इसके अलावा ग्रेवो और प्यूमिस, तो ये सारी ही चट्टानें क्या है, हमारी इस आग्नेय चट्टानों के क्या है, उदाहरण है। तो आपको ये उदाहरण जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये आपको एग्जाम में मिलेंगे और आपको पहचानना होगा उनमें से कौन सी आग्नेय चट्टान है और कौन सी अवसादी है, कौन सी रूपांतरित है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें एक तो ये ज्वालामुखी के लावा से इनका निर्माण होता है, दूसरा एक प्राथमिक शैल कहलाती है। उसके बाद से ये जीवाश्म रहित होती हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, किसी भी जीव जंतु के इसमें अवशेष हमको देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा जो इसके उदाहरण है इसमें ग्रेनाइट आ जाता है, बेसाल्ट आ जाता है, इसके अलावा पेग्माटाइट आ जाता है, डायोराइट आ जाता है, पिच स्टोन आ जाता है, ग्रेवो आ जाता है, प्यूमिस आ जाता है। ये सारी ही चीज़ें हमारी किस चीज़ के उदाहरण हैं, ये आग्नेय चट्टानों के शैल हैं, मतलब आग्नेय चट्टानों के क्या है, उदाहरण है।
और एक हमको इसमें क्या मिलता है, इसका भी एक रूप देखने को मिलता है। इसमें कुछ चट्टानें क्या होती है, अम्लीय होती हैं, कुछ क्षारीय होती हैं। अब ये अम्लीय और क्षारीय अगर हम इनका विभाजन यहाँ पर करेंगे तो काफ़ी लंबा ये टॉपिक हो जाएगा, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए यही है, इनके एग्जाम्पल। तो अगली शैल आती है हमारी अवसादी चट्टानें। अब इन चट्टानों का सबसे पहले अवसादी शैलें होती क्या है, पहला प्रश्न ही यही बनता है कि जो अवसादी शैल होती है वो किसे हम कहेंगे कि अवसादी शैल है। तो जैसा कि ये अवसादी शैल है, इनका निर्माण प्रक्रिया जो होती है ये आग्नेय चट्टानों के अपर्दन के कारण अवसादी चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी ये जो आग्नेय चट्टानें हैं इन्हीं के जो अपर्दन होने के कारण अब धीरे धीरे जब ये बहुत वर्षों बाद क्या हो जाता है, इसमें अपर्दन होना शुरू हो जाता है इन आग्नेय चट्टानों में, और धीरे धीरे अपर्दन के कारण इन अवसादी चट्टानों का क्या हो जाता है, निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है तो इसमें क्या होना शुरू हो जाता है कि इन शैलों में हमको जीवाश्म मिलने शुरू हो जाते हैं। अब जीवाश्म कैसे मिलते हैं, जैसे आग्नेय चट्टान अगर यहाँ से टूटी, ये आग्नेय चट्टान है, अब ये आग्नेय चट्टान धीरे धीरे इस प्रकार से यहाँ से टूट के नीचे यहाँ हो रही है और यहाँ एक नया क्या हो रहा है, एक नए चट्टान का निर्माण हो रहा है। तो पहले ये जब यहाँ पे आया, इसका जो ऊपर से जो मलबा आ रहा है तो इसके ऊपर अगर आएगा तो उसमें क्या होगा, हो सकता है किसी जीव की मृत्यु हो गई हो, फिर दूसरी यहाँ से कुछ यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर उसके ऊपर से आग्नेय चट्टानों का क्या आ जाएगा, अवसाद आ जाएगा, जिस कारण से वो जीव क्या हो जाएगा, इसमें दब जाएगा। तो दबने के कारण ये नीचे चले जाएगा, फिर यहाँ से लेयर लगनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से परतदार इसके ऊपर ये चट्टानें बनती ही जाती हैं। तो तब इन अवसादी चट्टानों में क्या होना शुरू हो जाता है कि एक परत जमनी शुरू हो जाती है, जिस कारण से उसको क्या कहा जाता है, परतदार रूप में भी ये हमको पाई जाती है। यानी परतदार चट्टान होती है कौन सी, ये आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, परतदार चट्टान के रूप में पाई जाती है। अब परतदार रूप में पाई जाती है तो जिस कारण से इसमें क्या होता है, हमको जीवाश्म की भी उपस्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें जीव जंतु की मृत्यु जो हो जाती है वो उस परत के ऊपर क्या होने लग जाते हैं, दबने लग जाते हैं, और दबते बहुत सारे जीवाश्म इसमें आपको मिलने शुरू होते हैं। तो एक तो आपको ध्यान में रखना है, अवसादी चट्टानों का जो हमारा निर्माण होता है ये हमारी आग्नेय शैलों के अपर्दन के कारण होता है। दूसरा, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, और तीसरा ये परतदार रूप में पाई जाती है, यानी परतदार रूप में होती है, स्तर बाई स्तर ये क्या पाई जाती है, ये चट्टानें पाई जाती हैं। अब बात आती है कि जो ये अवसादी चट्टानें हैं इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इसको हम तीन रूपों में इसका विभाजन करते हैं इन चट्टानों को। इनके एक तो देखो निर्जैविक शैल होती है, इसमें जो अवसादी चट्टानें होती है ये निर्जीव होती है, जिसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। एक निर्जीव होती है, और दूसरी जैविक होती है जिनमें हमको जीव जंतुओं के अवशेष मिलते हैं, और तीसरी होती है रासायनिक शैल। तो तीन प्रकार के हम इसमें विभाजन देखते हैं इस अवसादी चट्टानों में। तो नंबर एक जो निर्जैव आते हैं, जो निर्जैव शैल होते हैं जिसमें हमें क्या नहीं मिलते हैं, ये जीवाश्म नहीं मिलते हैं, उसमें आ जाता है बालू पत्थर। तो बालू पत्थर में हमको जीवाश्म देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा क्ले, जिसको हम क्या कहते हैं, क्ले मतलब ये लाइमस्टोन इसको बोला जाता है, और इसके अलावा इसमें चिकनी मिट्टी आती है। सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, निर्जैव शैलों में आती है। और ये निर्जैव शैल किसके उदाहरण है, हमारे अवसादी चट्टानों के क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि निर्जैव शैल कौन सी है, बालू पत्थर, और क्ले मतलब लाइमस्टोन होता है, और चिकनी मिट्टी जो होती है ये हमारे किसके उदाहरण है, निर्जैव शैलों के उदाहरण है। अब ये उदाहरण तो अवसादी चट्टानों की है, लेकिन ये निर्जैव होते हैं, इसमें जैव नहीं पाए जाते हैं, जीव जंतुओं के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। अब देखो, आप प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से नहीं बनता है, यहाँ डायरेक्ट आपको ये दे देगा, इनमें से कोई भी नाम आपको दे सकता है। इसमें ये नहीं पूछेगा कि आपसे निर्जीव है या जैव है, ये नहीं पूछेगा। लेकिन आजकल जिस हिसाब का पैटर्न हम एग्जाम में देख रहे हैं प्रश्नों का, उस हिसाब से हो सकता है कि अगर बहुत डीप अगर क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि निर्जैविक शैल और जैविक शैल या रासायनिक शैल कौन सी है अवसादी चट्टानों में से, तो ये पूछ सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको लिया हुआ है यहाँ पे। तो अब निर्जैव शैलों में हमने देखा कि बालू पत्थर है, क्ले है, इसके अलावा चिकनी मिट्टी है। ये सारी उदाहरण किसके हैं, हमारे निर्जैव शैल के हैं। ये सारे ही क्या हैं, हमारे अवसादी चट्टानें हैं। अब दूसरे नंबर पर आती हैं जैविक शैल। अब जिनमें हमको क्या पाए जाते हैं, जीव जंतुओं के अवशेष देखने को मिलते हैं या जीवाश्म मिलते हैं, उनको बोलते हैं हम जैविक शैल। तो जैविक शैलों में आ जाते हैं हमारा चूना प्रधान, जिस चूना प्रधान शैल होती है उसमें हमको क्या मिलते हैं, जैविक शैल इनको कहा जाता है। और इसमें हमको जीवाश्म के रूप में हमको कुछ चीज़ें मिलती हैं, जिसमें हमारे चूना प्रधान में आ जाता है खड़िया आ जाती है, खड़िया के अलावा जिप्सम आ जाता है, इसके अलावा डोलामाइट आ जाता है। ये हमारे किस चीज़ के उदाहरण हो जाते हैं, जैविक शैल के उदाहरण हो जाते हैं। खड़िया हो गया, जिप्सम हो गया, डोलामाइट हो गया। तो आपको खड़िया याद रखना है, जिप्सम याद रखना है, इसके अलावा डोलामाइट याद रखना है। और इसमें भी हमको ये जैविक शैलों में दो प्रकार के क्या मिलते हैं, एक होते हैं हमारे चूना प्रधान और दूसरे होते हैं कार्बन प्रधान। तो दो प्रकार के इसमें हमको शैल देखने को मिलती है। चूना प्रधान में खड़िया है, इसके अलावा जिप्सम है, डोलामाइट है।
जिनका प्रयोग हम सीमेंट और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में भी इनका प्रयोग करा जाता है, जैसे खड़िया है, जिप्सम है, डोलामाइट है, इन सब चीज़ों का। और एक आता है जैविक सेलों के अंदर ही कार्बन प्रधान सेल। अब कार्बन प्रधान क्या होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, इसमें हमारा आ जाता है कोयला। नंबर 1 कोयला आ जाता है। दूसरा ऑयल, मतलब तेल वाली जो सेल होती है, जहाँ से हमको प्राकृतिक तेल मिलता है, तो वो वाली सेलें किसके अंदर आ जाती हैं, कार्बन प्रधान सेल के अंतर्गत आ जाती है। तो आपको जैविक में याद रखना है चूना प्रधान खड़िया, जिप्सम, डोलामाइट, और कार्बन प्रधान में कोयला और ऑयल वाली सेल होती है जिसमें तेल पाया जाता है। तो ये हमारी जैविक सेल है। अब आ जाता है रासायनिक सेल। अब रासायनिक सेल क्या है, इसमें होता है हमारा सेंधा नमक। अब सेंधा नमक के अंतर्गत हमारा जिप्सम आ जाता है, इसके अलावा उलाइट आ जाता है, और लोहा आ जाता है, इसके अलावा लोहा के निक्षेप आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ज़्यादा आपको इसमें मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, टेंशन कुछ नहीं है इसमें। आपको इसमें से एक दो उदाहरण दे देगा, एक दो नाम दे देगा, और आपको पहचानना होगा कि औषधि सेल कौन सी होती है। आज तक तो जो प्रश्न बनते आए हैं सीधे यही बना है कि औषधि चट्टानों के नाम बताइए। तो उसमें हमको इसमें बालू पत्थर मिलता है, इसके अलावा हमें खड़िया मिल जाती है, जिप्सम मिल जाता है, कोयला मिल जाता है, डायरेक्टली मिल जाता है। इसमें ये नहीं पूछता है कि निर्जैव कौन सा है, जैव कौन सा है, या कार्बन प्रधान कौन सा है, या रासायनिक सेलें कौन सी, ये आज तक पूछा नहीं गया है वैसे। लेकिन अगर भविष्य में अगर कोई ज़्यादा गहराई से अगर प्रश्न बनने शुरू हो गए तो हो सकता है कि इस प्रकार से ये पूछे जा सकते हैं। तो आपको इनके उदाहरणों के नाम याद रखने हैं एक तो, और दूसरा इनका जो जैविक, रासायनिक और निर्जैव है, तो इसको भी थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना है। तो अब आते हैं हम रूपांतरित चट्टान पे। तो देखो, दूसरा हमने औषधि चट्टान को देखा, अब आते हैं इस रूपांतरित चट्टान को समझते हैं। यहाँ पर रूपांतरित चट्टान होती क्या है। तो सबसे पहले इसका निर्माण कैसे होता है, पहले तो हमको यही समझना है। देखिए, जो रूपांतरित चट्टान होती है वो इन दोनों की मिले जुले रूप ही क्या होती है, रूपांतरित चट्टान होती है। इन दोनों का जो बदला हुआ स्वरूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रूपांतरित होता है। रूप का क्या करना, परिवर्तित करना, या कायांतरित इसको बोला जाता है। रूपांतरित या कायांतरित दो नाम इसके मिलते हैं। तो ये जो रूपांतरित या कायांतरित शैलें हैं या चट्टानें हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, आग्नेय व अवसादी शैलों में उच्च ताप, दाब, जलवाष्प की रासायनिक क्रिया के कारण ये शैलें अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं। अब रूप परिवर्तित कर रूपांतरित या कायांतरित शैल बन जाती है। क्या बन जाती है, रूप परिवर्तित करके रूपांतरित या कायांतरित बन जाती है। अब देखो, हमारे जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कई सारी घटनाएं होती हैं, बारिश होती है, धूप है, उसके अलावा हमारे जो कभी तापमान कम है, कभी ज़्यादा है। इसके कारण क्या हो रहा है, इन शैलों में ये जो दो शैलें हैं, इन पर इन सब चीज़ों का क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो जब प्रभाव, कभी तापमान ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, और कभी जलवाष्प होता है, तो धरती के अंदर भी बहुत सारा टेम्परेचर है, तो जिस कारण से ये क्या कर लेती है, अपना रूप परिवर्तन कर लेती है, क्योंकि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया चलती रहती है, जिस कारण से ये रासायनिक क्रिया के कारण अपना रूपांतरित करके ये रूपांतरित या कायांतरित शैल बन जाती है। तो अब ये रूपांतरित या कायांतरित शैल क्या होती है, इसको भी थोड़ा हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, इन शैलों में कठोरता भी सर्वाधिक होती है। देखो, जो रूपांतरित शैल होंगी, एक तो ये बहुत ज़्यादा कठोर होंगी, यानी सर्वाधिक कठोरता इनमें पाई जाती है। इसमें जीवाश्म का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। अब इन शैलों में क्या नहीं पाए जाएंगे, जीवाश्म नहीं मिलते हैं हमको। कौन सी शैलों में, रूपांतरित शैलों में। देखो, आग्नेय में भी हमको जीवाश्म नहीं मिलते हैं, और रूपांतरित में भी हमको जीवाश्म नहीं मिलते हैं। एकमात्र ऐसी चट्टानें जो औषधि चट्टानें हैं, जिसमें हमको क्या मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं। जैसे हमको तेल हो गया, प्राकृतिक रूप से तेल मिलता है, और क्या कहते हैं, कोयला मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, वो केवल औषधि चट्टानों से मिलती है, क्योंकि ये परतदार चट्टानें होती हैं। अब ये चट्टानें तो अपना रूप परिवर्तित कर रही हैं, और ये क्या कर रही हैं, अपना ज्वालामुखी के डायरेक्ट लावा से बन रही है। जबकि लावा क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिस कारण से क्या होता है, जीवाश्म जल के भस्म हो जाते हैं या खाक हो जाते हैं। इसी कारण से इन दोनों चट्टानों में क्या नहीं मिल पाते हैं, हमको जीवाश्म नहीं मिल पाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अब ये तो ठीक है, लेकिन इसके जो उदाहरण हैं, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल हैं यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि जो ये आग्नेय शैल हैं, इन आग्नेय शैलों का अगर रूप परिवर्तित होगा तो कौन सी शैलें बनेंगी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आग्नेय शैलों के से बनी शैल, आग्नेय शैलों का मतलब रूप परिवर्तित होकर कौन सी शैल बनती है। नंबर 1 आ जाता है जो ग्रेनाइट है। अब देखिए, यहाँ पे ग्रेनाइट हमने दिया था, तो ग्रेनाइट अगर बहुत ज़्यादा तापमान, बहुत ज़्यादा जलवाष्प, या इसके अलावा कम तापमान, इन कारण से इसमें रासायनिक क्रिया के कारण अगर ये अपना रूप परिवर्तित करता है, तो कौन सी चट्टान बन जाती है, नीश बन जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ग्रेनाइट अपना रूप परिवर्तित करके क्या बन जाता है, नीश बन जाता है। और अगला जो बेसाल्ट है हमारा, बेसाल्ट अगर अपना रूप परिवर्तित करेगा तो वो बन जाता है एम्फीबोलाइट। तो एम्फीबोलाइट क्या बन जाता है, इस बेसाल्ट अगर परिवर्तित होकर किसमें चले जाता है ना, एम्फीबोलाइट, या इसको शिस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शिस्ट। तो देखिए, यहाँ पे ग्रेनाइट बदल रहा है नीश में, बेसाल्ट चेंज हो रहा है किसमें, एम्फीबोलाइट, या शिस्ट में ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये कौन सी शैलें हैं हमारी,
आग्नेय शैलें हैं, आग्नेय शैल अपना रूप परिवर्तित करके ये इस प्रकार का रूप में आ जाती है। आगे आती है हमारी अवसादी शैल। अब देखिए भाई, ये जो अवसादी शैलें हैं, अगर इनमें अगर क्या हो जाएगा, उच्च तापमान, दाब, जलवाष्प के कारण अगर रासायनिक क्रिया होनी शुरू हो जाएगी तो इनसे कौन सी चट्टानें बनेंगी, इसको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो नंबर 2 पे आता है हमारा अवसादी शैलों से बनी शैल। अब अवसादी शैलों से कौन सी शैल बनती है, देखो यहाँ पर हमने देखा था किले के था निर्जैविक शैल थे जिसमें क्या नहीं मिलते थे हमको, जीवाश्म नहीं मिलते थे। तो इसी किले में अगर चेंज होगी तो इससे स्लेट बन जाता है। तो किले चट्टान क्या बन जाएगी, अपने स्लेट बन जाएगी। और चूना पत्थर जो था हमारा यहाँ पर जैविक शैल थी, तो यहाँ पर चूना पत्थर किसमें, संगमरमर में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। चूना पत्थर में रासायनिक क्रिया के कारण संगमरमर बन जाएगा। इसके अलावा चौक जो है हमारी, चौक या डोलोमाइट जो है, ये भी क्या बन जाती है, संगमरमर बन जाती है। इसके अलावा बालू का पत्थर में अगर बहुत ज़्यादा तापमान, दाब और जलवाष्प के कारण अगर रासायनिक क्रिया होगी तो ये बालू का पत्थर क्या बन जाएगा, क्वार्टरजाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्वार्टरजाइट बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है, इनके जो उदाहरण है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखो ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये चार्ट इसी प्रकार से बनाना है और इनका नाम लिख लेना है और बार बार इनका क्या करना है, अपने ध्यान में रखना है, तो इस चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो जैसे कि आप ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिए हैं और ये टॉपिक हो जाता है आज हमारे यहाँ पे कंप्लीट। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आपसे कुछ प्रश्न हम पूछते हैं हमेशा। तो आज का हमारा जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि जो हमारी चट्टानें होती हैं उनका वर्गीकरण बताना है आपको, कितने प्रकार का वर्गीकरण होता है और प्राथमिक शैल कौन सी होती है, और प्राथमिक शैल और जो प्राथमिक शैल होती है उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, और अवसादी चट्टानों में जीवाश्म क्यों पाए जाते हैं। तो ये प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और इसके अलावा अगर कोई अन्य अगर प्रश्न आपके इस टॉपिक से संबंधित हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और साथ में जो सीरीज हमारी चल रही है अभी, जैसे हमारी ये सीरीज कंप्लीट होगी उसके बाद से हम इसमें क्या करने वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी देखेंगे जो हमारे कई एग्जामों में पूछे गए हैं। उन पेपरों को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको हम पहले कंप्लीट करेंगे SST में अपने चारों सब्जेक्ट को, उसके बाद से हम क्या करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।